हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जो पिछली कक्षा है हमने केमिस्ट्री की पढ़ी जर्नल साइंस के अंदर। तो हमने देखा कि नेचर क्या होता है पदार्थ का, किस तरीके से वो तीन स्टेट में रहता है, ठोस, तरल और गैसियस अवस्था में। उसके साथ साथ हमने प्लाज्मा को भी पढ़ा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी पढ़ा। फिर हमने मिश्रण पढ़े, फिर हमने कंपाउंड पढ़े, फिर तत्व पढ़े, फिर मिक्सचर्स पढ़े और किस तरीके से पदार्थों को अलग अलग मिक्सचर्स में से निकाला जा सकता है। यानी अगर मिश्रण दिया हुआ हो तो कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें से हम पदार्थ को मिश्रण में से निकाल सकते हैं। तो इन सब को लेकर हमने अच्छे से चर्चा करी। आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं या जो आगे हम अपनी आने वाली कक्षाओं में जो चर्चा करेंगे वो है एटॉमिक मास यूनिट और मोल कॉन्सेप्ट। ये हमारा चैप्टर 2 है रासायनिक विज्ञान का। तो पहले चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा और उसके साथ साथ थोड़ी बेसिक जो जरूरी जानकारियां हैं, जो मूल जानकारियां हैं, हमने उन पर भी ध्यान दिया। अब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, यानी परमाणु के बारे में पढ़ेंगे और परमाणु से जुड़े हर एक जरूरी पार्ट को समझेंगे जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। परमाणु क्या है, किस तरीके से परमाणु की खोज हुई, कितने मॉडल परमाणु को खोज के लिए दिए गए और परमाणु के होने या ना होने से हमारी जो केमिस्ट्री है, जो हमारी रासायनिक विज्ञान है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। अब शुरुआत करें परमाणु है क्या। तो परमाणु, देखिए, जब तक परमाणु से छोटे और जो हमारे अणु थे या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूक्लियस की बात करें, न्यूट्रॉन, इन सब की खोज हमने तब तक नहीं करी थी। तो तब तक हम परमाणु को सबसे सबसे छोटा यूनिट मानते थे, इकाई मानते थे। लेकिन अब जिस तरीके से हमारा विज्ञान विकसित हो रहा है तो जो परिभाषाएं होती हैं वो भी बदलती हैं। अब हम समझते हैं परमाणु क्या है। एक परमाणु वह सबसे छोटा कण होता है जो सामान्यतः स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रख सकता और अपनी सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। क्या हम इससे समझे कि परमाणु वह सबसे छोटा कण होता है, वो सबसे छोटा कण होता है जो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करेगा। वह किसी ना वह अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ बहुत सारे परमाणु मिलकर रहेंगे, तब जाके एक एलिमेंट या कंपाउंड या फिर आप बात करो एक पदार्थ बनाएंगे और अपने सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। और जितने भी उसके रासायनिक गुण हैं, जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वह अपने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों को साथ में रखता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, यानी जितने भी हमने एलिमेंट पढ़े, तत्व पढ़े, हर तत्व अपने ही परमाणुओं से बना है। यानी एक जैसे परमाणु मिलकर एक तत्व को बनाते हैं, क्योंकि उन सब में एक समान रासायनिक और हम बात करें एक समान रासायनिक जो गुण हैं वो उनमें रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोडियम का एटम हो गया, कैल्शियम का एटम हो गया, नाइट्रोजन का एटम हो गया। अब आता है मॉलिक्यूल। अणु क्या है। हमने परमाणु समझा, अब हम समझते हैं अणु क्या है। एक अणु एक तत्व या एक यौगिक का सबसे छोटा कण होता है, किसी पार्टिकल और एलिमेंट का सबसे छोटा या कंपाउंड का। यानी अणु जो है वो एलिमेंट या कंपाउंड, यानी यौगिक की बात करें या हम तत्व की बात करें, उसका एक सबसे छोटा कण है जो सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्र अस्तित्व के लिए सक्षम होता है। यानी मॉलिक्यूल स्वतंत्र रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन परमाणु इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन का जो अणु होता है उसको हम बोलते हैं H2 और सिंगल H क्या होता है, परमाणु, ये याद रखना। ऑक्सीजन का अणु O2, क्लोरीन का अणु Cl2 और फॉस्फीन का अणु, फॉस्फोरस का अणु P4। इस तरीके से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अणु मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और यहां तक कि पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही परमाणु हो, डायएटॉमिक का मतलब होता है जिसके अंदर दो परमाणुओं से बना हो, और पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है जो हमारे
दो से अधिक परमाणुओं से बना हो। जैसे मोनोएटॉमिक अभी बताया, डायटॉमिक में हमने H2 की बात कर दी, पॉलीएटॉमिक में हमने फॉस्फीन की बात कर दी। जो हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जो भी हमारी ये इनर्ट गैसेस होती हैं, ये सब हमारी क्या होती हैं, निष्कर्ष जो गैसेस होती है, ये सब हमारी क्या होती हैं, ये हमारी मोनोएटॉमिक होती हैं। एक एकल परमाणु जो होती हैं, एकल परमाणु होती हैं। उदाहरण के तौर पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन आदि। ज़ेनन हो सकता है। डायटॉमिक अणु क्या है? उन तत्वों को द्विपरमाणु अणु कहा जाता है जिनके अणु में दो परमाणु होते हैं, यानी जिनके मॉलिक्यूल में दो परमाणु होते हैं, यानी दो परमाणुओं से जो मॉलिक्यूल, जो हमारा अणु बना है, उसे हम द्विपरमाणु कहते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ट्राई मॉलिक्यूल जो हम बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी त्रिपरमाणु अणु किन्हें कहते हैं? जिन उन तत्वों को त्रिपरमाणु अणु कहा जाता है जिनके अणु में 3 परमाणु होते हैं। उदाहरण ओजोन, O3। टेट्राटॉमिक, तो टेट्राटॉमिक ऐसे तत्व हैं जिनके अणु में 4 परमाणु होते हैं। उदाहरण के तौर पे फास्फोरस। ऑक्टाएटॉमिक, ये ऐसे तत्व हैं जिनके अणु 8 परमाणु के होते हैं। उदाहरण के तौर पर सल्फर, ये याद रखिएगा। एटोमिसिटी, परमाणुता क्या होती है? अब ये समझिए, देखिए परमाणुता क्या होती है। एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुता कहते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर हैं हमारे परमाणुओं के, यानी कितनी संख्या है परमाणुओं की, उस संख्या को जब हम बताते हैं उसको हम परमाणुता यानी एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, अब अणु हो गया या हमारा मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन, इसकी एटोमिसिटी क्या है? 2, क्योंकि इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है? 2। फास्फोरस, इसकी परमाणुता क्या है? 4, क्योंकि इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4। सल्फर की परमाणुता क्या है? 8, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या क्या है? 8। इस तरीके से हम एटोमिसिटी बताते हैं। अब होती है वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता क्या है? एक परमाणु या एक रेडिकल की जो संयोजन क्षमता की, उसकी संवेलनता कहा जाता है। यानी कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी की, संयोजन क्षमता है, उस संयोजन क्षमता को हम क्या बोलते हैं? संवेलनता कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? उसको वैलेंसी कहते हैं। अब इसको समझिए, क्या है इसका मतलब। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक तत्व या एक रेडिकल की संवेलनता वह संख्या है जितने हाइड्रोजन परमाणु उस तत्व या रेडिकल एक परमाणु के साथ मिलेंगे या स्थानांतरित करेंगे। उदाहरण के तौर पर समझिए, देखिए उदाहरण अब मैं आपको समझा देता हूँ। अब बात होगी HCl की। HCl की, HCl को, HCl में जो ये Cl है, ये बोल रहा है कि मुझे एक हाइड्रोजन की जरूरत है अपना एक अणु बनाने के लिए। तो कोई भी एक कंपाउंड जब अपना अणु बनाता है, तो अणु बनाने के लिए उसे कितने दूसरे परमाणुओं की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को ही हम बोलते हैं वैलेंसी, संयोजकता। अब ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन की जरूरत थी। यहाँ पर पानी बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत थी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। यानी संयोजकता की बात करें क्लोरीन की तो 1 और ऑक्सीजन की कितनी होगी? 2। क्योंकि एक क्लोरीन जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड या जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो आपका है, उसको बनाने का, उसका अणु बनने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1। पानी का एक अणु बनने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो ये हमारी संयोजकता बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ऑक्सीजन की परमाणुता 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन अणु बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। यानी ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक पानी का अणु बनाएगा, एक H2O का अणु बनाएगा, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। याद रखना है आपको। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कुछ जो तत्व हैं उनके एक से ज्यादा संयोजकता होती है, यानी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर
यह आपको याद रखना है कि जो हमारा ये कॉपर है, कॉपर की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी है, 1 और 2, टीन की 2 और 4, यानी इनके साथ 2 दूसरे परमाणु आ सकते हैं या 4 परमाणु भी आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लोह आयरन की तो 2 और 3, यानी 2 परमाणु भी ले सकता है और ये 3 परमाणु भी ले सकता है। यह निर्भर करता है कि वह किस तरीके का जो कंपाउंड है वह बना रहा है और उसका कौन सा अणु इसको आवश्यकता में चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको समझिए। एक यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके घटक तत्व और प्रत्येक संयोजन तत्व के परमाणुओं की संख्या दिखाता है। यानी एक यौगिक है, अब उसका जो रासायनिक सूत्र है, उसका रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा, उसके जो घटक तत्व हैं, यानी जो भी उसके घटक तत्व हैं, उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से घटक तत्वों को प्रत्येक संयोजन तत्व के परमाणुओं की संख्या बताएगा। यानी कोई भी अगर आप कंपाउंड बना रहे हैं, उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट आएंगे और कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, वो आपस में मिलकर एक जो तैयार करते हैं फॉर्मूला, उसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे सोडियम क्लोराइड, सादा नमक की बात हम करें तो सादा नमक में एक एटम किसका आ गया, एक परमाणु आ गया सोडियम का, एक परमाणु आ गया क्लोरीन का, दोनों मिले सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये अणु बना नमक का। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, NaCl। Na क्यों, क्योंकि Na हमने एक सोडियम के लिए बोला और Cl हमने एक क्लोरीन के लिए बोला, तो दोनों मिलके एक एक संख्या में थे, तो NaCl। इसी तरीके से C6H12O6 ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन के परमाणुओं की जरूरत है, 12 हाइड्रोजन के परमाणुओं की जरूरत है और 6 ही ऑक्सीजन के परमाणुओं की जरूरत है। तो हमने यहाँ पर 3 हमें परमाणु इस्तेमाल करने हैं, क्लोरीन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। कितने कितने इस्तेमाल करें, 6, 12, 6। तो ये जो C6H12O6 बना, ये हमारा ग्लूकोज का जो है अणु बना। अब फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड यानी साधारण यौगिकों का सूत्र क्या है। यौगिकों के लिए रासायनिक सूत्र लिखते समय हम संघटक तत्वों और उनकी वैलेंसियों को लिखते हैं। समझिए, यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र, जब आप रासायनिक सूत्र यानी जो आपका केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो वहां पर आप क्या लिखोगे, जो हमारे संघटक तत्व हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं और उनकी जो वैलेंसीज है, जो संयोजकता है, उसको आप लिखेंगे। फिर हम संयोजक करने वाले परमाणुओं के वैलेंसियों को पार करना चाहिए। तो जब आप वैलेंसी बना लेंगे तब बनेगा। अब देखिए, समझिए क्या होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्योंकि हाइड्रोजन को कितने क्लोरीन की जरूरत रिक्वायरमेंट है, 1 की। और यहाँ पर हाइड्रोजन की भी वैलेंसी क्या होती है, 1। तो आप इसको क्रॉस करेंगे, ये जो नंबर है यहाँ पर लग जाएगा HCl। अब ऐसी मैं बात करता हूँ HO। ऑक्सीजन की क्षमता कितनी परमाणुओं को रखने की है, 2। हाइड्रोजन की क्षमता कितने परमाणुओं की रखने की है, 1। तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा, तो H2O। तो जो आप केमिकल जो हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया, प्रतीक जो सिंबल है हमने लिखे HO, यानी HO HCl। संवेदनशीलता यानी अगर हम बात करें वैलेंसी की संयोजकता, जो हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 और 1 है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो गया HCl और पानी का सूत्र क्या हो गया, H2O। तो ये सब चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब जरा ध्यान से देखिए और मुझे आप ये बताइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या बनेगा। यहाँ पर Al है, Al है, ये Al है। अब मुझे आप बताइए इसको किस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया था कि एल्युमिनियम अभी नहीं पता, ऑक्सीजन की पता है आपको। ऑक्सीजन की संयोजकता वैलेंसी कितनी है, 2। एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, यानी ये 3 परमाणु रख सकता है, 3 परमाणु रख सकता है। लेकिन ऑक्सीजन कितने रख सकता है, 2 परमाणु। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन, पहला काम क्या करा हमने,
प्रतीक लिख दिए। फिर उसके बाद अब हम लिखेंगे वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। इस तरीके से कहते हैं Al2O3। तो इस तरीके से आप एक जो केमिकल रासायनिक सूत्र है वो लिखने में सक्षम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको 2 मिनट लीजिए और मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिख के बताइए किस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, आप मेरे साथ आगे चलते रहिए। CO, सी मतलब कैल्शियम, और ऑक्साइड जब भी ऑक्साइड बनेगा वो ऑक्सीजन का बनेगा, हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनेगा, नाइट्राइड या नाइट्रोजन से जुड़े होगा वो N का बनेगा। तो ऑक्साइड के लिए हमने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और कैल्शियम था तो हमें कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है कितनी है, 2। कैल्शियम की वैलेंसी भी होती है 2। 2 यहां पर गया, ये 2 यहां पर गया। देखिए, या तो आप Ca2O2 कर दीजिए, लेकिन जब दोनों में समान वैलेंसी होती है तो आप सिंपली CaO लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें कोई दो राह नहीं है, ये गलत नहीं होगा, ये दोनों सही होंगे। अगर एक समान हमारी वैलेंसीज होती हैं तो हम उनकी नहीं लिखते हैं, हम सिंपली जो क्या करते हैं, हम आमतौर पर जो हमारा प्रतीक है, जो हमारा रासायनिक जो सूत्र है, वो हम उनके जो हमारे रसायन प्रतीक हैं, जो हम एलिमेंट है, जो तत्व हैं, उनके नाम से ही लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट। देखिए, सल्फेट के लिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ, सोडियम जो होता है Na होता है और जो सल्फेट होता है वो SO4 होता है। अब SO4 में 2 की वैलेंसी होती है, ये आपको इतना पता हो जाना चाहिए, और सोडियम में 1 की वैलेंसी होती है। अब ये जो SO4 है ये कैसे बना होगा? देखिए, ये सल्फर और ऑक्सीजन से बना होगा। सल्फर की वैलेंसी मैंने आपको बताई कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो ये SO4 बनाने का तरीका हम सिखाएंगे। बट अभी आप ये देखिए, सोडियम SO4 में 2 वैलेंसी होती है, यानी 2 खाली जगह है, तो हमें 2 सोडियम की इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। वहीं सोडियम को एक की ही परमाणु की जरूरत है, तो वो SO4 का एक परमाणु अपने पास रखेगा। तो Na2SO4 जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, Na2SO4। तो इस तरीके से आप इनकी वैलेंसी बना सकते हैं, इसमें कोई दो राह या कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ आम विद्युत ऋणात्मक पॉजिटिव आयन जो मूल रेडिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं मूल रेडिकल्स या फिर बेसिक रेडिकल्स, और ये इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं। तो विद्युत ऋणात्मक जो हमारे आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, ये कौन से होते हैं? एक होता है हमारा मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब आप समझिए। देखिए, मोनोवेलेंट का मतलब है सिंगल, एकमात्र, एकमात्र। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, और धनात्मक यानी पॉजिटिव। एकमात्र विद्युत धनात्मक कौन से हैं? NH4, अमोनियम। ओरस जिसको हम सोने का बोलते हैं, गोल्ड का जो बनता है, Au पॉजिटिव। उसके बाद अर्जेंटस, चांदी का, Ag पॉजिटिव। कॉपरस, कॉपर का, Cu पॉजिटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, मरकरी पॉजिटिव। अब इसको मैं समझिए, ये मैंने क्यों बताया पॉजिटिव। देखिए, क्या होता है कि जो पॉजिटिव होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं, ये दोनों मिलते हैं आपस में, तब जाके एक हमारा तत्व, या हम बात करें एक हमारा कंपाउंड बनता है, तत्व नहीं कंपाउंड बनता है। अब होता क्या है, पॉजिटिव साइन क्यों आया और नेगेटिव साइन क्यों आया, इसके पीछे की कहानी है और इसको याद करने की एक ट्रिक है। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, जो दानवीर होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी ऐसे तत्व जो दानवीर होते हैं। अब दानवीर क्या है? वो क्या दान दे रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर रहे हैं। वो जो कंजूस हैं, ये एक ट्रिक है याद करने की, जिनको और चाहिए सिर्फ, वो कैसे प्रतीक, वो कैसे लोग हैं? वो नेगेटिव लोग हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिन्हें सिर्फ भूख है
और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर चलते हैं। अगर किसी का 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसको 2 परमाणुओं की भूख है, 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो उसके साथ या तो 2 प्लस भेजो, या ऐसा जिसके पास 2 प्लस हो, जैसे Ag2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव। तो ये बहुत जरूरी है, केमिकल फॉर्मूला लिखने टाइम आपको इनके इस्तेमाल आने चाहिए। तो अर्जेंटिनिक में क्या हो गया, Ag2 पॉजिटिव, बैरियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, राइट। तो ये हमारे द्वितीय धात्मक धनात्मक हैं ये। तो अर्जेंटिक सिल्वर हो गया Ag2 पॉजिटिव, बैरियम 2 पॉजिटिव, कॉपर कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अब देखिए कॉपरस था Cu पॉजिटिव और कोप्रिक है Cu, कॉपरस था Cu पॉजिटिव और कोप्रिक है Cu2 पॉजिटिव। अर्जेंटिस था Ag पॉजिटिव और अर्जेंटिक है Ag2 पॉजिटिव, याद रखना। फेरस Fe2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, मैंगनीज एक है मैग्नीशियम और दूसरा है मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव। मर्क्यूरिक, देखिए जिसके पीछे रिक आ रहा है ना, रिक याद रखिएगा वो 2 पॉजिटिव है, जैसे Hg2 पॉजिटिव, राइट। निकेलन एंड निकल का जो बनता है निकल, निकल हो गया Ni2 पॉजिटिव, राइट। प्लम्बस हो गया लेड, लेड यानी लेड का जो बनता है Pb2 पॉजिटिव। उसके बाद प्लेटिनस हो गया जो प्लेटिनियम का बनता है Pt3 पॉजिटिव। स्टेनस तांबे का Sn2 पॉजिटिव। जिंक Zn2 पॉजिटिव, याद रखना ये आपको काम आएंगे। ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दो ट्राइवेलेंट यानी त्रिधात्विक धनात्मक। एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव, देख आपने एल्युमिनियम सल्फेट बनाया था, इसकी वैलेंसी 3 थी, इसकी 2 थी, Al2SO4। इस तरीके से एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, राइट। आर्सेनिक As3 पॉजिटिव और एक Au3 पॉजिटिव। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जो लिस्ट है ना आपको बना के रखनी है। इस लिस्ट से होगा ये कि जब भी आपको दिखेगा सामने वाला कितना नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, तो आपको पता चल जाएगा कि यह कंपाउंड कैसे बनेगा। और कंपाउंड बनने से पहले हम आपको रिएक्टिविटी टेबल भी पढ़ाएंगे। रिएक्टिविटी टेबल में हम ये देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करके जो है दूसरा कंपाउंड तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। बिस्मथ Bi3 पॉजिटिव, क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव, फेरिक यानी आयरन Fe, फेरस अभी हमने पढ़ा था, फेरिक आ गया Fe3 पॉजिटिव। यानी एक एलिमेंट एक से ज्यादा भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और इसको आगे समझना है। अब टेट्रावैलेंट आते हैं, चार धारी धनात्मक। जो चार धारी धनात्मक हैं यानी जिनके पास 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, राइट। तो कौन से हैं, प्लेम्बिक, प्लम्बिक जो है लेड, और प्लेबस था अभी हमने पीछे पढ़ा था लेड का ही जो 3 पॉजिटिव में भी था, तो Pb4 पॉजिटिव। प्लेटनिक प्लेटिनिक प्लेटिनियम का था Pt4 पॉजिटिव। स्टेनिक, और देखिए Sn4 पॉजिटिव। ट्रिक क्या है, सबके पीछे एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, IC IC IC, तो जो भी है ये सारे 4 पॉजिटिव है। सम कॉमन इलेक्ट्रोवेलेंट नेगेटिव आयंस, तो नेगेटिव नेगेटिव आपको बताना है, देखो नेगेटिव आयंस कौन से हैं। एसीटेट CH3COO नेगेटिव, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन, अब एसीटेट में CH3COOH लगा दो। अब देखिए बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, इसमें आप सोडियम लगा दो, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया ये। उसके बाद हो गया हमारा बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड HS नेगेटिव, बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट HSO4। देखिए SO4 2 नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर एक H तो इसने पहले ही रख लिया, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब बातें। बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया आपका क्लोराइड हो गया Cl नेगेटिव, इसीलिए H लग जाता है इसके साथ, तो HCl नेगेटिव हो गया। परमैंगनेट MnO4,
अब देखिए वैसे O4 2 नेगेटिव होता है, लेकिन Mn इसके साथ आ चुका है तो MnO4 नेगेटिव। फ्लोराइड HF बन जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। हाइड्राइड H नेगेटिव, हाइड्रोजन ऑक्साइड OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव के साथ एक और H दे दो तो H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। साइनाइड CN नेगेटिव, नाइट्राइड NO3 नेगेटिव, HNO3 क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो गया। एक H मिलते ही ये सीधा नाइट्रिक एसिड में बदल जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि हम कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि जब आपको यह लिस्ट तैयार रहेगी आपके दिमाग में, आपके सामने यह लिस्ट रहेगी, तो आप अपनी इस सूची को देखकर बता पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। वैलेंसी क्या है, ये जो प्लस माइनस है ना, ये वैलेंसी को शो करते हैं, संयोजकता को शो करते हैं। जब आपको वैलेंसी पता हो, सिंबल पता हो, तो जो रासायनिक सूत्र है उसको लिखने में कोई समस्या आएगी नहीं, आप आसानी से कोई भी रासायनिक सूत्र लिख देंगे। तो जो भी आपको याद करना है अभी तक, वह परमाणु क्या है, अणु क्या है, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, और उसके साथ संयोजक कैसे होता है, और रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, यह आपको याद रखना है। रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर वैलेंसी लगाई जाएगी, और एटोमिसिटी क्या होती है, परमाणुकता क्या होती है, परमाणुकता आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं HNO3 की, HNO3 की, तो उसकी परमाणुकता कैसे पता लगाएंगे, HNO, 3 आपको एलिमेंट दिखे, H कितना है 1, N कितना है 1, और ऑक्सीजन कितना है 3, तो इसकी परमाणुकता होगी 4। यानी परमाणुकता का मतलब यही होता है कि वह कितने एलिमेंट से बना है, कौन से एलिमेंट से बना है पहले तो ये, और जो एलिमेंट या जिन तत्वों से वह बना है वह कितने परमाणु हैं। यानी अगर हाइड्रोजन अकेला है तो एकमात्र वही अकेला परमाणु है। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, जो हमारे 3 जो ऑक्सीजन है ये किसके परमाणु हैं। तो परमाणुकता जब हम निकालते हैं तो वह एक अणु की निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल की निकालते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहता है कंपाउंड के। तो मैंने आपको बताया था ये सब पिछले लेक्चर में, कंपाउंड, मिश्रण, इन सबको बारे में बात करी थी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो ध्यान देना है वो सबसे पहले एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल, एटमोसिटी, परमाणुकता, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला, और उसके बाद ये जो मैंने टेबल बताई है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, इन टेबल के बारे में चर्चा आपको पता होना चाहिए। फिर हम धीरे धीरे आगे चैप्टर में बढ़ते चलेंगे जिससे आपको कोई और दूसरी समस्या ना हो। तो जो अगला विषय होगा वो हमारा होगा एटॉमिक मास। तो हम आगे जाके एटॉमिक मास के ऊपर चर्चा करेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, किस तरीके से हम किसी भी एटम का मास निकालते हैं, इन सब को लेकर हम अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिए, किस तरीके से हम यह सवाल कर सकते हैं, हमारे जो परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सवाल हमसे पूछे जाते हैं, और हम उसको कैसे उत्तीर्ण कर सकते हैं। देखिए, साइंस में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा और ज्यादातर आपको रिवीजन करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर आप साइंस में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अधिकतर छात्र जो अपना साइंस का पेपर देते हैं उसमें वह भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है, और फिर वह ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको इस विषय पर खास ध्यान रखना है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो आंसर कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, क्या उसमें और बदलाव किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे तब तक आप जो है अपना जो एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें जर्नल साइंस आती है, वह बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तब तक के लिए जो आपको अभी तक हमने पढ़ाया उसको समझिए, उसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। फिर आगे चलकर हम इन सब के पे जुड़े हुए सवाल करेंगे जो हमारे परीक्षा में पूछे गए, और हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। हम आगे और भी क्लासेस में आपको आने वाले केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान के बारे में और भी अधिक जानकारी देंगे जो आपके परीक्षा से जुड़ी हुई है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।